So good morning, how are you all? Let's start the rest chapter. कल कहाँ तक थे हम? हाँ, तो ऑथर मिस्टर गैसलर को शूज़ का ऑर्डर देकर वहाँ से जाने लग जाते हैं अपने घर वापस। और गैसलर कहते हैं कि आपको कल से 2 हफ्ते बाद ये शूज़ मिलेंगे। तो जैसे ऑथर वहाँ से जाने लग जाते हैं तो गैसलर भी उठकर वापस अपने शॉप पे जाने लग जाते हैं। और स्टेयर्स, उस लकड़ी के स्टेयर्स चढ़ने की उनकी आवाज़ सुनाई देती है, उनके पैरों की टिप-टाप सुनाई देती है ऑथर को। अब आगे कंटिन्यू करते हैं लेसन। फिर ऑथर कहते हैं, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे मिस्टर गैसलर से यह कहने का मौका मिला था, यह ओकेज़न मिला था। ओकेज़न का मतलब चांस होता है, अवसर, मौका। तो यह कहने का मौका जब उन्हें मिला था कि मिस्टर गैसलर, जो आपके लास्ट पेयर ऑफ बूट्स थे, आपके लास्ट जूतों की जो जोड़ी थी वो क्रीक हो गई है। क्रीक का मतलब होता है लूज़ हो जाना या फिर एक चरचर की आवाज़ करना। तो he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't have creaked. तो उन्होंने मेरी तरफ पहले तो बिना कुछ रिप्लाई किए काफ़ी देर तक देखा, इस उम्मीद से, एज इफ मानो, सपोज दैट, मान लीजिए, एक्सपेक्टिंग, इस बात की उम्मीद करते हुए कि मैं अपना सेंटेंस विड्रा कर लूँगा, वापस ले लूँगा, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट दैट सैड, कि जो मैंने कहा है वो स्टेटमेंट मैं वापस ले लूँगा या उसको क्वालिफाई कर लूँगा, उसको सुधार दूँगा। उसे लगा कि मुझसे कुछ गलत भूल गया, क्योंकि वह इतने अच्छे क्वालिटी के शूज़ प्रोवाइड करता था कस्टमर्स को कि उसके शूज़ क्रैक होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी। तो और लेखक उसे कह रहा है कि आपके जो शूज़ थे, लास्ट पेयर ऑफ शूज़ योर हैड बीन क्रीक्ड, वो क्रीक हो गए हैं। अब देखते हैं। और फिर वह कहता है कि इसे क्रीक होना तो नहीं चाहिए था, इट शुडंट हैव क्रीक, इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैं डर गया और मैंने डर कर कहा कि ये हो गए हैं। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, आपने उन्हें भिगो लिया होगा। ये डैम यानी दैम, ये साइड में सब एक्सेंट लिखा हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स का मीन यहाँ पे है कि जब तक उन्होंने जगह बनाई अपनी, इससे पहले वे अपनी जगह सही से बनाते आपके पैरों में, इससे पहले आपने उन्हें वेट कर दिया होगा, आपने उन्हें गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said, I will look at them. काफ़ी देर तक उन्होंने नीचे मेरे जूतों पर ही दृष्टि गड़ाए रखी, मानो वे अपनी उस मेमोरी को याद कर रहे हो जब उन्होंने सोच बनाए थे कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी इन जूतों में, जो इनमें ये क्रीक हो गए और मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। ग्रेव थिंग मतलब अ सीरियस थिंग, ग्रेव मीन सीरियस। तो मुझे लगा कि मैंने इतनी सीरियस थिंग इनको कह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी सीरियस थिंग मेंशन मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जिक्र ही नहीं करनी चाहिए था इतनी ग्रेव थिंग का, इतनी सीरियस बात का, क्योंकि उस आदमी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो सारी बहुत टाइम लगाता था एक शूज़ में। तो उसने कहा, गैसलर ने कहा कि ठीक है, सेंड दम बैक, उनको वापस भेज दीजिएगा और मैं उनको देख लूँगा। आई विल लुक एट दैम। जम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, आई टेक दैम ऑफ योर बिल। ये जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं कि सम बुक्स, ये देखिए इधर लेफ्ट कॉर्नर में, ये इधर सारा इंग्लिश वर्जन इसका लिखा हुआ है। तो ये लिखा है, some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take
टेक देम ऑफ योर बिल। कहते हैं कि कुछ शूज़ जो होते हैं वो शुरू से ही ख़राब होते हैं और बैड फ्रॉम बर्थ, वे स्टार्टिंग से यानी जन्म से ही ख़राब होते हैं। और यदि मैं इनके साथ कुछ ना कर सका, यदि मैं आपके शूज़ को मेंड भी ना कर सका, मरम्मत भी ना कर सका, तो मैं आपका बिल यानी आपका पेमेंट जो आपने दिया था वो वापस कर दूंगा और ये शूज़ मैं ले लूँगा। वंस, एक बार, वंस ओनली, सिर्फ एक बार, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." क्या कहते हैं ऑथर कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं absent mindedly का मीन्स है कि the person that is not present, the person who is not present at the specific moment और specific place, कि आदमी किसी जगह पर होते हुए भी मन से किसी निश्चित जगह पर ना होता है, तो absent mindedly उसके लिए यूज़ होता है कि मैं बेमन से ना चाहते हुए, मन तो कहीं और था, शरीर से सिर्फ मैं उसकी दुकान पर एक बार एक ऐसे जूते पहनकर चला गया जो मैंने एमरजेंसी में किसी दूसरी लार्ज फर्म, किसी बहुत बड़े शोरूम से ख़रीदी थी, और उसने उस दिन मेरा ऑर्डर बिना मुझे लेदर दिखाए लिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हुआ, बिना लेदर दिखाए ऑर्डर लेने का मतलब है कि उसे पता था कि ये हमारे कस्टमर बचपन से है और इनके शूज़ अच्छी क्वालिटी के ही बनाने हैं, अच्छे लेदर के ही बनाने हैं, तो वो बिना लेदर दिखाए उनका ऑर्डर ले लेता है ऑथर का। लेकिन वह लगातार ऑथर के पैर में जो इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, जो घटिया जूते वह उसके पैरों को ढके हुए थे, उनकी तरफ को देखता ही रहता है और अंत में कहता है, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे तो बूट्स नहीं है, ये हमारी दुकान के नहीं है भाई। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. कहता है कि जो उसकी टोन थी, जो उसका टोकिंग वे था, कहने का तरीका था इस चीज़ को कि ये बूट्स एक्चुअली मेरी दुकान के नहीं है भाई, ये उसने ना तो एंगर में कहा, उसका टोन ना तो एंगर का था, ना तो गुस्से का था, नोर ऑफ सोरो, ना ही उसे इस बात का दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही निंदा थी, ना उसने मेरी निंदा की, बल्कि बट देर वॉज इन इट, लेकिन बल्कि उसमें कोई चीज़ ऐसी थी, उसके कहने में कोई चीज़ ऐसी थी कि जिसने मेरा दैट फ्रोज द ब्लड का मतलब है एक इंटेंस फीलिंग, एक ऐसी तीव्र फीलिंग जिसने ऑथर के ब्लड को फ्रोज कर दिया। इससे मतलब है कि ऑथर को बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगा। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। उसने अपने हाथ को नीचे लाया और अपनी उंगली से ऑथर का जो लेफ्ट शू था उसको उसी जगह से प्रेस किया जहाँ से उसको लग रहा था कि ऑथर का जो पैर है यहाँ कंफर्टेबल नहीं है इस शूज़ के साथ, यानी जहाँ से तंग हो रहा था, बिच रहा था पैर। इट हर्ट्स यू देयर मीन्स इट हर्ट्स यू देयर, ही सेड, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the continuous and hardships of his trade. वो कहता है कि ये आपको यहाँ से हर्ट करता है, ये आपके यहाँ चुभता है, परेशानी पैदा करता है आपके पैर में, और कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना भाई, इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, कोई आत्मसम्मान इनके दिल में नहीं होता है,
और फिर एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, फिर तो ऐसा लगा जैसे कि उसको कोई बोलने का टॉपिक या मौका मिल गया हो, किसी चीज़ ने उसे प्रेरित कर दिया हो बोलने के लिए। वह बहुत देर तक बोलता रहा और यह पहली बार था जब ऑथर ने उसको इस तरह से बात करते हुए पहली बार बोलते हुए देखा। नहीं तो इतनी लंबी बात वो कभी करता ही नहीं था। पहली बार लेखक ऑथर उसको इतने अपनी कंडीशन, अपने व्यापार की कंडीशन और कठिनाइयों के बारे में बात करता हुआ पाते हैं। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाई वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ आवर वुड्स। ये लोफ जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। They get it all, they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. हाँ, तो कहता है who love our boots. It goes to this. It comes to this. प्रेजेंटली। जर्मन लैंग्वेज तो बड़ी हार्ड है। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैड नो वर्क। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी। एंड लुकिंग एट दिस हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। तो अब ऑथर बताते हैं कि गेस्लर उनसे कहता चला गया कि वो सब ऐसा कर लेते हैं। जो बड़े बड़े फर्म हैं उनके बारे में उनकी आलोचना करते हुए गेस्लर कहता है कि जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, वे कैसे अपना प्रोडक्ट बेच लेते हैं। वे ऐसा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर लेते हैं, नॉट बाय वर्क। वे काम अच्छा नहीं करते, वे तो बस एडवर्टाइजमेंट से अपना सामान बेच लेते हैं और हमसे हमारा काम छीन लेते हैं। ऐसे लोगों से जो अपने बूट्स को प्रेम करते हैं, अपने कार्य को ही प्रेम करते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ है कि हमारे पास वर्क नहीं है। आज हमारे पास वर्क नहीं है, बल्कि हमसे ज़्यादा वर्क तो एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों पे है। हर साल हमें घाटा होता है। और मैं उसके लाइन फेस का यहाँ मीनिंग ये है कि जिसके चेहरों पर लाइन्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ जिसे कहते हैं, ज़्यादा उम्र की वजह से या कम उम्र में भी आ जाती है। उन लोगों के चेहरे पर जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, झुर्रियों से चेहरा भर जाता है, यानी लाइन्स आ जाती हैं। आपने कभी किसी बूढ़े के फेस पर देखना, आपको वो लाइन्स क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटती हुई मिल जाएंगी। तो मैंने उसके लाइन फेस पर देखा, वो चीज़ देखी जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। संघर्ष देखा और अचानक उसकी दाढ़ी में, उसकी लाल दाढ़ी में, उसकी लाल बियर्ड में कुछ सफ़ेद बाल देखे जो कि उम्र से और चिंता करने से आ गए थे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमन बूट्स। तो ऑथर बताते हैं कि जितनी अच्छी तरीके से हो सकता था, एज बेस्ट आई कुड, जितनी अच्छी तरीके से मैं कर सका, मैंने एक्सप्लेन किया। द सर्कमस्टेंसेस होता है परिस्थितियाँ की जो सिचुएशंस हुई थी। ऑथर बताते हैं, राइटर बताते हैं बेटा, कि जितने अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने उनको उनके सामने एक्सप्लेन किया कि ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे ये इल ओमंड का मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, यानी कमबख्त, मनहूस, कि ये मनहूस जूते मुझे खरीदने पड़ गए। ऐसी ही स्थितियाँ उस टाइम थी उस शोरूम में जाके, जिसकी वजह से मुझे खरीदने पड़े। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स। लेकिन उसके चेहरे पर इतने डीप इम्प्रेशन मुझे दिखाई दिए कि मैंने अगली कुछ ही मिनट में कई पेयर शूज़ ऑर्डर कर दिए। मैं से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसके यहाँ से कई जोड़ी जूते ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years।
और वे जूते इतने लंबे टाइम तक चले कि फिर तो लगभग 2 साल तक नियरली 2 years तक उसकी शॉप पर जाना ही नहीं हुआ। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। और फिर जब मैं उसकी दुकान पर आगे गया, बाद में जब उसकी दुकान पर गया तो कई महीने हो गए, यानी कई महीनों बाद उसकी दुकान पर मेरा जाना हुआ। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। और जब मैं नेक्स्ट टाइम उसकी दुकान पर गया, उधर बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनका भाई दुकान पर बैठा हुआ हो। ऐसा इसलिए ओथर को लगता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि गेस्लर की उम्र अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बूढ़ा लगने लगा था। वो दिन पर दिन बूढ़ा लगने लगा था चिंता की वजह से। उसके चेहरे पर चिंता क्या थी वो आप आगे जानोगे, कि वो कम उम्र में ही इतना बूढ़ा लगने लगा था। तो ओथर को लगता है कि अभी उनका बड़ा भाई बैठा हुआ है शॉप पर। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी। पीयर्ड का मतलब होता है देखा, लुक एट मी। आई एम प्रेटी वेल, यानी आई एम प्रेटी वेल। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। उसने कहा कि भाई मैं तो ठीक हूँ। मेरे नज़दीक आकर उसने कहा कि मैं तो प्रेटी वेल हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई मर गए हैं। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड wan। वान का मतलब होता है पेल, जैसे किसी का चेहरा पेल पड़ जाता है, बेरंग हो जाता है, पीला पड़ जाता है। एज्ड तो आपको पता ही है, ज़्यादा उम्र का हो जाता है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड wan। मैंने देखा कि वास्तव में वह तो गेस्लर था। मुझे तो लगा था, अब ये बयां करते हैं कि मुझे तो लगा था कि उनका बड़ा भाई बैठा हुआ है, वो उम्र में इतने ज़्यादा लगने लगे थे, लेकिन वास्तव में वो गेस्लर ही था। वो गेस्लर उनका सरनेम है, इसलिए ओथर ने बड़े भाई से मिस्टर गेस्लर क्या हाल है ऐसा पूछा। तो कहते हैं कि मुझे इसलिए उनकी उम्र ज़्यादा लगी, मुझे लगा कि बड़े भाई हैं वो, इसलिए कि बहुत एज्ड लग रहे थे और बहुत वान लग रहे थे, यानी पीले पड़ चुके थे चेहरे पर। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। और मैंने इससे पहले कभी उन्हें अपने भाई के बारे में चर्चा करते ना सुना था, कभी अपने भाई का जिक्र करते हुए मैंने उनकी ज़बान से ना सुना था, और मुझे बहुत शॉक्ड हुआ। और मैं धीरे से मरमर किया, मैंने धीरे से बुदबुदाया, धीरे से सरसराया, मन ही मन बदबुदाया, ठीक है, आई एम सॉरी। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. अब गेस्लर ने क्या किया? गेस्लर ने आंसर दिया कि हाँ, मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे बूट बनाता था, लेकिन अब वह मर गया है। उसने ऐसा कहते हुए अपने सर के टॉप को, अपने सर जो उसके सर का टॉप था, टॉप से मीन्स है कि सर का जो ऊपरी हिस्सा था उस पर हाथ लगाया, उसको टच किया, जहाँ से सारे बाल लगभग जा चुके थे, जहाँ से उसके अचानक से सारे सर के बाल उड़ गए थे। और आपको पता होगा कि ज़्यादा डिप्रेशन लेने से सर के बाल झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये बहुत व्यक्ति डिप्रेशन ले रहा था, बहुत चिंता रात दिन इसको थी किसी बात की, वो आप आगे जानेंगे लेसन में। यू विल कम टू नो द रीज़न वाई ही वॉज सो डिप्रेस्ड। इतना चिंतित यह व्यक्ति क्यों था? तो ऐसा कहते मिस्टर गेस्लर कि मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे शूज़ बनाता था, लेकिन अब वह नहीं रहा है। ये मिस्टर गेस्लर अपने सर पर हाथ लगाते हैं, अपने सर के उस हिस्से पर जहाँ से लगभग सारे सिर के बाल इनके उड़ चुके थे, जैसे कि इनके बड़े भाई के उड़े हुए थे, ठीक उसी तरह से। और शायद मैंने सोचा कि यही उनके सिर का कारण होगा। कारण का मतलब है कि वही चिंता शायद उनके बड़े भाई को भी होगी जो इन्हें रात दिन खा रही है। तो ये कहते हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? फिर गेस्लर छोड़ते हुए बात को कहते हैं, तो मिस्टर गेस्लर बीच में कहते हैं,
अपने भाई का वर्णन करते हुए कि आपको कोई बूट्स चाहिए, एंड ही हेल्प अस एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। और गैसलर तो अपने हाथ में लेदर का एक टुकड़ा लिए हुए कहते हैं, गैसलर, कि यह इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, कि ये बहुत अच्छा टुकड़ा है लेदर का। तो बच्चों, लेसन तो ख़त्म करना मैं भी चाहता था, मगर वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कल ये लेसन समाप्त कर दिया जाएगा। आज आप इतने में ही सेटिस्फाई हो जाएं प्लीज़, और इसे ही प्रैक्टिस करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो लेसन बाकी का कल कंप्लीट कराते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसे पढ़ना, इसकी रीडिंग करना। थैंक यू।